Hi friends, in this particular segment we are going to discuss section 42 of the Indian Contract Act which talks about the devolution of rights. Previously we have discussed section 40 and section 41 जो बात करता है by whom contracts must be performed. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स के ऊपर और हम समझेंगे इसका मतलब क्या है पूरी तरीके से और इन डेप्थ एनालिसिस हम इस सेगमेंट में करने वाले हैं. चलिए देखते हैं क्या है devolution of joint liabilities. Now I'll request one thing that before watching this video you should open your Bayer Act and just look it carefully because each word in the Bayer Act is must to understand. Then only you will be understand the soul of the particular section. अब जो हम बात करने वाले हैं devolution of the joint liabilities की. When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by contract, all such persons must jointly fulfill the promise. अच्छा, अब ये क्या बात कर रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या है एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो जब तक उसमें कोई एक क्या नहीं होना चाहिए, एक कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर नहीं होता है तो वो सभी पर्सन ऑल सच पर्सन्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस. तो जितने भी पर्सन जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, लेट सपोज 2-3 पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, सो दीज 3 पीपल A, B, C आर द जॉइंट प्रॉमिसर्स. Okay, their liabilities are equal. It has been distributed in the particular contract when the agreement was formed, when it has been fully converted into the contract. तो उसमें जो उन सभी की liabilities होंगी बेसिकली वो डिफाइन होगी कि उनको ये करना है. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, ठीक है. तो इफ एनी ऑफ देम डाइज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर्स फुलफिल द प्रॉमिस. अब इसमें एक चीज ये है कि लेट सपोज इफ सी डाइज, सो द लीगल हायर्स ऑफ सी बेसिकली विल fulfill that particular promise, है ना, और the representative of the C. now यहाँ पे जो A है और B है वो भी मिलकर यहाँ पे जो प्रॉमिस है फुलफिल करेंगे और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस डेथ डिसीज्ड C के वो भी उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, तो दोनों की यहाँ पे क्या होने वाली है जॉइंटली. ठीक है, जॉइंटली जो प्रॉमिसर्स होंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे डिसीज के वो भी उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में जो है मदद करेंगे. एंड दैट विल ओनली एक्सटेंड टू द एसेट्स ऑफ सी. लेट सपोज वी टेक एन एग्जांपल. लेट सी हैज done some business and from that business he has created some assets. Now the assets value will be regarded as the promise, okay, liability, that whatever the liabilities he has to do, compensation ही देगा मोस्टली बेसिकली. ठीक है, तो जो सी के एसेट्स होंगे उसी से ही जो है कंपनसेशन जो प्रॉमिस होगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे फुलफिल होने वाला है. ठीक है, तो उसके एसेट्स तक ही यहाँ पे जो है वो चीज रुक जाएगी टू इट्स एसेट्स. ऑल्दो इट हैज बीन नॉट फुली मेंशन्ड इन द सेक्शन, ये हमें थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, उसी के बाद हमें ये पता चलेगा. ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें, इफ ऑल द जॉइंट प्रोमिसर्स डाइड, ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल देम मस्ट फुलफिल द promise jointly. Now ABC, 3 of the persons have died, they are deceased basically. Now their legal representatives will fulfill this particular promise. Okay, so I hope you got it. What is the meaning of the performance of joint promise and how it will be performed. अभी हम एक एक चीज को तोड़ के समझेंगे और मैंने अभी आपको थोड़ा सा लिटरल मीनिंग इसलिए दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो वो तो हेल्प करेंगे ही करेंगे. ठीक है, उनको तो वो फुलफिल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टनर्स थे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिल करके वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी को यहाँ पे जो भी प्रॉमिस है उसको फुलफिल करना पड़ेगा जो सी नहीं कर पाया था. आई होप यू गॉट इट. नाउ विल मूविंग फर्दर. यहाँ पे अगर हम बात करें दो चीज की,
पहला है जॉइंट परफॉर्मेंस। जॉइंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द प्रॉमिस। अब जितने भी यहाँ पे प्रोमिसर्स हैं, जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है सर्वाइवल ऑफ लाइबिलिटी। अब क्या है कि वन जॉइंट प्रोमिसर डाइड, it doesn't mean that the liability of that person had died, but their legal representatives will fulfill the liability of his part of promise. I have already told you that कि भाई let's suppose कि one person have died, so it doesn't means कि उसकी liability खत्म हो गई है, ठीक है। It has, that liability is not extinguished, rather his legal representative will basically fulfill that part of his promise. तो आई होप यू गॉट इट। मैं सेक्शन 42 में क्या समझाना चाहता हूं, और इसी चीज को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ लाइबिलिटी। आदमी चले गया लेकिन उसकी लाइबिलिटी रह गई, ठीक है। ये नहीं कि आदमी चले गया तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, नो, इट वुड बी नॉट लाइक दैट द लाइबिलिटी विल बी सर्वाइव्ड, ठीक है। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट केस में बात करूंगा यहाँ पे, लक्ष्मेश्वर प्रसाद शुक्ल वर्सेस केशवर लाल चौधरी। इट इज द केस ऑफ AIR 1940, जिसमें प्रिंसिपल हमें देखने को मिला लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स की। जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, ये प्रिंसिपल हमें इसमें देखने को मिला। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था कि अ जॉइंट प्रॉमिस वाज मेड बट वन ऑफ द प्रोमिसर्स पास्ड अवे, ठीक है। तो जॉइंट प्रॉमिस हुआ था लेकिन उसमें क्या हुआ, जो जॉइंट प्रोमिसर्स में से एक प्रोमिसर्स की यहाँ पे डेथ हो गई है। नाउ द judgment was, the court held that the legal representatives of deceased promisor were jointly liable with the surviving promises to fulfill the promise. अब यहाँ पे क्या कि भाई जो legal representatives हैं और जो वो क्या होंगे, jointly liable होंगे जो सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के साथ फुलफिल करने के लिए प्रॉमिस को, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिला, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें आता हुआ देखने को मिला। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये चीज जो प्रोमिसर्स हैं उनको भी कंसर्न में लानी पड़ेगी कि उनको भी कुछ ना कुछ करके जो सी की लाइबिलिटी रह गई थी उसको फुलफिल करना यहाँ पे काफी जरूरी है। आई होप यू गॉट इट। अब नाउ विल बी डिस्कसिंग दैट लाइबिलिटी डिवॉल्व्स ऑन सर्वाइविंग प्रोमिसर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर्स। तो यही मैंने बात करी कि भाई लाइबिलिटी यहाँ पे डिवॉल्व हो गई है, ठीक है, डिवॉल्व हो गई है प्रोमिसर्स के ऊपर और साथ ही साथ द डिसीज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो एक पार्ट को बायस नहीं है, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो दोनों पार्ट के लिए आई है, ठीक है, दोनों पार्ट में गई है, इवन फॉर द प्रोमिसर्स एंड टू फॉर द representatives of the deceased person. So I hope you got it. Now we'll be moving further. We'll be talking about what is here devolves mean. I told you that already, that each and every word of the section is very necessary to understand if you want to understand the detail in the at large, if you understand the detail of this particular section. Now what the devolves means here, to transfer or pass on. Devolves means you are transferring something or you are passing on something. Here the liability actually got devolves. Devolves means that liability got passed. It could be passed to the particular the deceased party, the representative of the deceased party and the joint promisers of that particular contract. तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी वो खत्म नहीं हुई, एक्सटिंग्विश नहीं हुई, इट डजंट रिसेंडेड, रादर इट गॉट डिवॉल्व्स, ठीक है, ट्रांसफर हो गई वो। इट रेफर्स टू द लीगल ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पर्टिकुलरली इन द इवेंट ऑफ डेथ और अदर सर्कमस्टांसेस। नाउ देखिए अब क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन या फिर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक पर्सन से अब दूसरे पर्सन को वो क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है ना, पास ऑन हो गई है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे जब उसकी डेथ हो गई थी या फिर कोई अदर सर्कमस्टांसेस रहा होगा, ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। अब हम बात करेंगे इसमें डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ, काफी ध्यान से सुनिएगा आप इसे, सो यू वुड एबल टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ व्हेन अ जॉइंट प्रोमिसर डाइज, अब क्या होता है कि कोई जॉइंट प्रोमिसर यहाँ पे डाई होगी, उसकी डेथ हो जाती है,
their liability to fulfill the promise does not end basically. Now here the promiser had died but his promise doesn't end. Okay, तो इंस्टेड ऑफ इट ट्रांसफर्स टू, है ना. तो मैंने बताया इससे पहले डिवॉल्व्स, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. वो डिवॉल्व्स होता है, ना कि जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है, ट्रांसफर हो गया है वो बेसिकली. जो राइट था, राइट ऑफ डिवॉल्यूशन का राइट जो है वो ट्रांसफर हो गया है, कैरी फॉरवर्डेड हो चुका है, इट हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड. नाउ इसमें दो काफी सर्टेन कंडीशंस बनती हैं. जो पहला होता है द सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर्स. जो लाइबिलिटी होगी या तो वो जो है सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर्स के ऊपर जाएगी, या फिर जो लाइबिलिटी होगी किसके ऊपर जाएगी, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नाउ एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू दैट इफ A and B jointly promise to pay 10 lakh to C and A dies, somehow A dies, A's obligation devolves on A's legal heirs or representatives. They along with B must fulfill the promise. Now यहां पे क्या हुआ, जो लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गई, लाइबिलिटी गॉट शिफ्टेड टू इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और द लीगल हायर्स. ओके, नाउ व्हेन द लाइबिलिटी गॉट शिफ्टेड टू इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर्स, सो अब यहाँ पे एक चीज बनेगी कि उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को डी के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी को, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को जो यहाँ पे ए नहीं कर पाया था, ए की डेथ हो गई थी, तो वो फुलफिल करना पड़ेगा. तो वो उनका क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है. अगर ये सारी जो चीजें हैं कंट्रारी नहीं है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती हैं, कहीं ना कहीं लिखा है कि भाई वो पर्टिकुलर लीगल हायर करने वाला है, तो तब जाके वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसको देखते हुए कोर्ट चीजें डिसाइड करता है. उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे. मैंने बोला कि एक चीज को विल जस्ट ब्रेक इट ईच एंड एवरी पार्ट, देन विल अंडरस्टैंड इट इन मच डेप्थ वे. अब नाउ डिवॉल्व्स जो है यहाँ पे एक चीज इंश्योर कर रहा है कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है बेसिकली आपका आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड. आई टोल्ड यू कि वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी. सो इट हैज नॉट एक्सटिंग्विश्ड, रादर ड्यू टू द डेथ ऑफ द पर्सन वो क्या हो चुका है, कैरी फॉरवर्ड हो चुका है. ठीक है, इट हैज नॉट जो है खत्म नहीं हुआ है. आई होप यू गॉट इट. अब नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो एक फ्रेज है, मैंने आपको बताया. आई विल से दैट कि प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू वट एवर द थिंग. ठीक है, तो उसमें एक एक चीज काफी मेंशन्ड है, तो इंपॉर्टेंट है. नाउ द बेयर एक्ट, इफ यू रीड वन लाइन, दैट इज देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अब ये जो बात कर रहा है कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे बेयर एक्ट में, इस पूरे सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें. द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट. देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं. पहली चीज, द फर्स्ट थिंग इज द डिफॉल्ट रूल, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्ट्ररी इंटेंशन. There would be possibility that the contrary intention can be existed, could be existed or could not. तो यहाँ पे दो चीजें could हो सकता है and could not. ठीक है, अब देखिए जब तक उसमें कोई एक contrary intention appear नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्ररी इंटेंशन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको. उससे पहले हम बात कर रहे थे डिफॉल्ट रूल्स के बारे में. डिफॉल्ट रूल्स क्या है? देखिए, डिफॉल्ट रूल्स ऐसे रूल्स हैं जो लॉ ने सेट कर रखे. ठीक है, लेट सपोज कि अगर कोई एग्रीमेंट में वो कंडीशन नहीं लिखी है, तो लॉ किसके हिसाब से चलने वाला है? लॉ चलेगा डिफॉल्ट रूल्स के हिसाब से. ठीक है, वरना लॉ अगर डिफॉल्ट रूल होंगे, अगर डिफॉल्ट रूल नहीं है, तो एग्रीमेंट की कंडीशंस जो है डिफॉल्ट रूल को ओवरराइड कर देगा. ठीक है, तो उसको ओवरराइड कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशंस नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, तब डिफॉल्ट रूल काम आएगा, वरना डिफॉल्ट रूल का कोई भी काम नहीं है. तो आई टोल्ड यू दैट कि डिफॉल्ट रूल और कॉन्ट्रारी इंटेंशन. ठीक है, तो डिफॉल्ट रूल मैंने आपको समझाया जैसे कि in the absence of any special condition, ठीक है, all joint promisers are jointly liable to fulfill the promise and this liability devolves as per section 42 of the Indian Contract Act. अब इसमें क्या होता है, देखिए,
अब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंडीशन नहीं है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन है ही नहीं। अब नाउ इफ देयर विल बी नो स्पेसिफिक कंडीशन, इट मींस दैट जो भी प्रॉब्लम उठी है जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी को लेकर, ठीक है, वो अब किसके हिसाब से चलने वाली है, वो अब चलेगी डिफॉल्ट रूल के हिसाब से। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो डिफॉल्ट रूल ये कहता है इस केस में कि जो प्रॉमिस है, बेसिकली जो प्रोमिसर्स हैं वो जॉइंटली लाइबल होंगे। ठीक है, अगर लेट सपोज उसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी एग्रीमेंट में कि जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पे जो है एग्रीमेंट में जो कोई भी पार्टी अगर डिसीज हो जाती है, लेट सपोज कोई भी पर्सन है जो पार्टी था उस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, इफ ही गॉट डाइड ड्यू टू सम कंडीशंस कुड बी, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नहीं करेंगे। लेट सपोज ऐसी कोई कंडीशन वहाँ पे नहीं है या फिर करेंगे, सो लेट सपोज दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर, है ना, इस चीज को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी नहीं है, तो फिर यहां पे डिफॉल्ट रूल चलेगा। डिफॉल्ट रूल ये कहता है कि दैट ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ दैट पर्सन विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टीज, टू द जॉइंट प्रोमिसर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए बी सी। अब यहां पे जो है सी की मृत्यु हो जाती है, सी गॉट डाइड, अब यहां पे कौन बचे, ए और बी बचे। अब 10 लाख जो है सी को कर्जा चुकाना था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, वो चुका नहीं पाया और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, लेट ही गॉट डाइड। Now the 5 lakh will be paid by the A and 5 lakh will be paid by the B. So this is called the equal distribution of joint liability because of the particular party to the contract, the promisor C died. ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट, यहां पे आपको समझ आएगा। तो यहां पे मैं एक चीज और बोलूंगा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डजंट मेंशन एनीथिंग डिफरेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी डिफरेंट मेंशन नहीं करता है तो all promisers must share the responsibility equally even if one dies। ठीक है, तो मैं वही बात समझाना चाह रहा हूं डिफॉल्ट रूल के बेस को रखते हुए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, व्हेन इट सीम्स टू बी। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट, द कॉन्ट्ररी इंटेंशन। जब तक उसमें कोई भी कॉन्ट्ररी इंटेंशन जो है अपीयर नहीं होता है, अनलेस उसमें लिखा है, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अनलेस। ठीक है, तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली states that the liability of joint promisors will not devolve, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है कि वो जो liabilities हैं basically of the joint promisors will not dissolve, okay, when the liabilities will not basically devolve, so who is going to actually pay, तो यहां पे कौन पे करेगा, जो है जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, तो ये ही जो चीजें हमें इसमें समझनी है, ठीक है, या फिर लीगल हायर्स जो होंगे, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन्ड है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रारी इंटेंशन दैट इज एग्जिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। वो लोगों ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो उसके बीच में जो कंडीशंस लिखी, तो उसमें कॉन्ट्रारी इंटेंशन ये भी रखा कि अगर लेट सपोज इन द फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी जो कंडीशंस हैं हम पहले ही इनको सेटल कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, इफ ए डाइज ओनली बी विल पे द फुल अमाउंट। ठीक है, दिस स्पेशल कंडीशन विल अप्लाई इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट रूल। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ए की डेथ हो जाती है और बी जो है अब यहां पे फुल अमाउंट पे करने वाला है। ठीक है, ये इसलिए यहां पे बी फुल कर रहा है, पे कर रहा है अमाउंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन शो कर दिया था, ठीक है, कि जब सी की डेथ होगी तो बी जो है यहां पे पूरा अमाउंट फुल पे करने वाला है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर लीगल हायर्स को ये पर्टिकुलर लाइबिलिटी को डिवॉल्व नहीं